नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो, जहां हम खबरों को सिर्फ बताते नहीं हैं, समझाते भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार की हाई लेवल मीटिंग में आज एक नई राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति का मुख्य मकसद देश में विकास की रफ्तार को तेज करना और प्रशासनिक सिस्टम को और ज़्यादा आसान और प्रभावी बनाना बताया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और कई प्रक्रियाएं पहले से ज़्यादा तेज हो जाएंगी। यानी कुल मिलाकर यह फैसला देश के विकास और सरकारी कामकाज दोनों को एक नई दिशा देने की कोशिश माना जा रहा है। भारत के डिजिटल सेक्टर से जुड़ी बड़ी न्यूज़। सरकार ने देश में चल रहे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इन नियमों का मकसद डिजिटल स्पेस को ज़्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और यूजर्स के लिए जिम्मेदार बनाना बताया जा रहा है। इन नई गाइडलाइंस के तहत प्लेटफॉर्म्स को अपने कंटेंट, डेटा हैंडलिंग और यूजर्स से जुड़ी नीतियों में कुछ जरूरी बदलाव करने होंगे। सरकार का कहना है कि इससे फेक जानकारी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और ऑनलाइन एक्टिविटीज को और ज़्यादा रेगुलेट किया जा सकेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह कदम भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को ज़्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक अहम फैसला माना जा रहा है। अब बात करते हैं भारतीय रेलवे से जुड़ी एक बड़ी खबर की। भारतीय रेलवे ने एक नए और बड़े हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत कुछ प्रमुख रूट्स पर ट्रेनों की रफ्तार को काफ़ी बढ़ाने की योजना है, जिससे यात्रियों का सफर पहले से ज़्यादा तेज और आरामदायक हो सकेगा। सरकार का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ यात्रा का समय कम होगा, बल्कि देश में अलग अलग हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी भी और मजबूत होगी। इसके साथ ही रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नया लेवल मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर यह फैसला भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने आज नई आर्थिक विकास नीति को लेकर एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में देश की जीडीपी ग्रोथ, रोजगार सृजन और निवेश बढ़ाने पर विशेष चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि सरकार का फोकस डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को तेज बनाना है। बैठक में यह भी तय किया गया कि आने वाले महीनों में नई नीतियों के जरिए आर्थिक सुधारों को और मजबूत किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक संवैधानिक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए सभी राज्यों को कानून के समान पालन का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को समान न्याय मिलना चाहिए। इस फैसले का असर कई प्रशासनिक मामलों और लंबित केसों पर देखने को मिल सकता है। राज्यों से आई एक अहम अपडेट। आज कई राज्य सरकारों ने नई विकास और रोजगार योजना की घोषणा की है। इन योजनाओं का मुख्य फोकस स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना और युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करना है। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से छोटे और कुटीर उद्योगों को भी मजबूती मिलेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और लोगों को अपने ही क्षेत्र में काम करने के नए मौके मिल सकेंगे। ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में इन योजनाओं का सकारात्मक असर देखने की उम्मीद जताई जा रही है। कुल मिलाकर यह कदम राज्यों की आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। अब एक बड़ी खबर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में खास तौर पर डिजिटल शिक्षा को मजबूत करने, छात्रों के स्किल डेवलपमेंट और ग्रामीण इलाकों के स्कूलों की स्थिति को बेहतर बनाने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार का साफ कहना है कि उनका लक्ष्य देश की शिक्षा व्यवस्था को सिर्फ आधुनिक बनाना ही नहीं, बल्कि उसे रोजगार आधारित भी बनाना है, ताकि पढ़ाई के बाद छात्रों को बेहतर अवसर मिल सके। कुल मिलाकर यह बैठक शिक्षा प्रणाली में सुधार और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से उसे ढालने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब बात करते हैं किसी क्षेत्र से जुड़ी एक अहम बैठक। केंद्र सरकार ने आज किसानों की आय बढ़ाने और देश में कृषि उत्पादन को और बेहतर बनाने के लिए एक नई रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में खास तौर पर तकनीक आधारित खेती को बढ़ावा देने, सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने और फसल बीमा योजना को और प्रभावी बनाने जैसे मुद्दों पर फोकस किया गया। सरकार का कहना है कि अगर खेती में आधुनिक तकनीक का सही इस्तेमाल किया जाए तो न सिर्फ उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि किसानों की आमदनी में भी सीधा सुधार देखने को मिल सकेगा। कुल मिलाकर यह बैठक कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर और ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ईरान ने ट्रंप के सीज फायर बढ़ाने के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 जहाजों पर हमला किया, जिसमें 2 जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कंटेनर शिप्स को निशाना बनाया, जिससे वैश्विक शिपिंग रूट पर तनाव चरम पर पहुंच गया। इस घटना से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, जो भारत जैसे आयातक देशों पर भारी पड़ सकती हैं।
घरेलू राजनीति में इस समय पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग तेजी से जारी है। 23 अप्रैल को राज्य की 152 सीटों पर मतदान हुए और सुबह 12 बजे तक अच्छा वोटिंग प्रतिशत दर्ज किया गया। ममता बनर्जी ने सीआरपीएफ पर महिलाओं पर हमले का आरोप लगाया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद एक ऐतिहासिक और भावनात्मक पल की बात करें तो पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत कभी भी आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा और आतंकियों की नापाक साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। दिल्ली के कैलाश हिल्स में एक IRS अधिकारी की 22 साल की बेटी के साथ रेप और मर्डर का मामला सामने आया है। पूर्व नौकर राहुल मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने कथित तौर पर फोन चार्जर से गला घोंटकर हत्या की थी और पैसे भी चुराए। पुलिस जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी को टेररिस्ट कहने पर EC ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है और खड़गे को 24 घंटे में जवाब देने को कहा गया है। यह विवाद चुनावी मर्यादा का उल्लंघन माना जा रहा है। नेपाल में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। देश के गृह मंत्री सुधन गुरुंग ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि इस फैसले के बीच सत्ताधारी गठबंधन के भीतर बढ़ते मतभेद और सुरक्षा मुद्दों पर असहमति थी, जिससे नेपाल की राजनीति में नई अस्थिरता आकांक्षा बढ़ गई है। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है, जहां 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। NCJCM की हालिया बैठक में DA बढ़ोतरी और अन्य लाभों पर गंभीर मंथन हुआ, जिससे कर्मचारियों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी चुनाव में भारी फोर्स लगाकर डरा रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और केंद्र की साजिश को वह बर्दाश्त नहीं करेंगी। हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव के चलते कीमतों में उछाल आया है, जिसका असर शेयर बाजार पर दिख रहा है। फार्मा और FMCG सेक्टर में गिरावट दर्ज हुई है, जबकि कुछ सेक्टर्स में निवेश के मौके बन रहे हैं, इसलिए निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यूरोपियन यूनियन में पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर भारत के साथ पूरी एकजुटता दिखाई है। EU ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के समर्थन का संदेश देते हुए कहा है कि ऐसे मामलों की वैश्विक स्तर पर कड़ी निंदा होनी चाहिए। उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप और बढ़ गया है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने की अपील की है।